Hello everyone, so this is your very own Deepika ma'am and we are on the channel Commerce 365. आज हम लोगों की किसी रीज़न की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई, सो हेयर इज़ द वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर जो आपकी बुक इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर दे रखा है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वन शॉट रिविजन करा दिया जाए, आपका थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ आज हम क्या करने वाले हैं, वन शॉट रिविजन करने वाले हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am Deepika Gwalani, having 8 years of experience. I am a CS, MBA and MCOM and MA in Economics. I have taught more than 3000 students. अनअकैडमी आपके लिए एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेके आया है जिसमें आप 11th, 12th और CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन साथ में ले सकते हो। इसमें 12 मंथ का चार्जेस आपका है 2194। दिस इज़ आवर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एंड बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आपका गोल CA है। तो अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो 11th या 12th क्लास के लिए, तो 1 मंथ का चार्जेस है प्लस का 2700 एंड DEEPI कोड यूज़ करने पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आइकॉनिक का प्राइस इज़ वेरी 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 एसेंशियल यहाँ पे, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोगों को एक पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड कराता है। ये 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आप लोगों का, इसका चार्जेस है 3600 पर मंथ एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर दो स्टूडेंट हु डोंट वांट टू स्टडी इन ग्रुप। दिस इज माय कोड DEEPI विच इज़ गोइंग टू गिव यू 10% ऑफ ऑन ऑल दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जस्ट यू हैव टू इंस्टॉल दी ऐप फ्रॉम दी प्ले स्टोर एंड आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लस में जाना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपके पास पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। वहाँ से आप अपना पेमेंट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आस्क अ डाउट फीचर अनअकैडमी ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है फॉर ऑल द स्वीट स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप अपने डाउट का फोटो क्लिक करके डाल सकते हो एंड देन आपको एज सून एज पॉसिबल वीडियो की फॉर्म में उसका आंसर मिल जाएगा। ओके चलो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है भाई, हमारा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली जो तुम्हारी इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक है उसका 7th चैप्टर है और उसमें चैप्टर का नेम दे रखा है एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मलाइजेशन, ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन, ऐसे समथिंग चैप्टर का नेम है। ओके अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये वाला जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है ये कौन सी यूनिट में है। ये यूनिट है हमारी करंट चैलेंजेस। करंट चैलेंजेस का मतलब समझते हो? करंट चैलेंजेस का मतलब होता है हमारे इंडिया के अंदर अभी जो रीसेंट इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो भाई मीनिंग ऑफ वर्कर जो फर्स्ट टॉपिक है, पहले तो लिंक बता देती हूँ कि करंट चैलेंजेस में ना अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है। हमारे इंडिया में पॉवर्टी क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे इंडिया के अंदर इतने इश्यूज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों की इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। यूथ कितना सारा अनएम्प्लॉयड बैठा है यार। तो ये दिक्कतें जो हमारी कंट्री के अंदर आ रही है, इन कंट्री की हमारी कंट्री की इन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे ये चैप्टर यहाँ पढ़ना पड़ रहा है हमको। और चैप्टर का नेम आपके सामने है एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है दैट इज व्हाट, दैट इज मीनिंग ऑफ वर्कर। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है वो टॉपिक क्या है बच्चे लोग? मीनिंग ऑफ वर्कर। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। वर्कर कौन होता है? वर्कर वो इंडिविजुअल है, ठीक है, वर्कर वो इंडिविजुअल है जो कि कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है ताकि वो अपने लिए एक लिविंग अर्न कर सके, कुछ ना कुछ अमाउंट अर्न कर सके। तो वर्कर मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अपने लिए कुछ ना कुछ वो अर्न कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, अपनी लिविंग, अपना जीवन बिता सके। मतलब बेसिकली यही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे देखना, वर्कर जो होता है ना वो GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, वो अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहा है। देखो हमने क्या पढ़ा कि वर्कर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कर रहा है? ताकि कंट्री का जो GDP है वो इंक्रीज हो सके, राइट। तो वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ GDP। वर्कर हमारा GDP में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर करके। वो अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहा है ताकि GDP बढ़ सके, हमारे इंडिया का GDP थोड़ा सा इंक्रीज हो सके, इसीलिए वो वर्कर अपनी क्या दे रहा है? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज दे रहा है। एग्जाम्पल्स देखो वर्कर के क्या क्या हैं। फार्मर्स हो गया, मैनेजर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, वो सारे लोग हो गए जो यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ताकि वो कुछ ना कुछ मनी अर्न कर सके। समझ आया क्या? तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे लोग? मीनिंग ऑफ वर्कर हो गया। समझ आ गया सब लोगों को? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। वर्कर का मीनिंग क्लियर कर लिया। अब देखो वर्कर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं भाई, वर्कर में वही इंक्लूड होते हैं जो कहीं जाके काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वर्कर के अंदर वो सब लोग इंक्लूड होते हैं, ऑल दोज आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वर्कर, जो कि या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल शॉपकीपर हो गया, बार्बर हो गया, कॉबलर हो गया, ये सब खुद का काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या है, ये लोग हमारी वर्कर की कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके सो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो टेम्पररी भी अगर एम्प्लॉयड है या फिर एब्सेंट है तो उस केस में भी हम उसको वर्कर की कैटेगरी में देखते हैं, ठीक है। अगर वो थोड़े टाइम के लिए नहीं भी गया है जॉब के अंदर ड्यू टू इलनेस हो गया, ड्यू टू इंजरी हो गया या एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, तो उसको फिर भी हम क्या करेंगे, वर्कर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। या फिर ऐसे सारे लोग जो कि मेन वर्कर्स की हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा तुम्हारे घर पे प्लम्बर आ रहा है तो साथ में एक छोटू लेके आता है, तो वो छोटू भी क्या है बच्चा, वो वर्कर है, ठीक है, वो छोटू भी क्या है, वर्कर है, मतलब मेन वर्कर के साथ में जो भी वर्कर काम कर रहा है उसकी हेल्प कर रहा है, तो उसको भी हम लोग कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, उसको भी हम वर्कर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग हमारी क्या है, वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेबल आपको एग्जामिनर खुद बना के देगा, आपको ये लर्न नहीं करना कि रूरल में कितने हैं और अर्बन में कितने हैं, भाई ये सब चीज़ें हमारे काम नहीं है ना, इतना हम नहीं लर्न कर सकते। तो क्या करना है फिर आप लोगों को एनालिसिस करना आना चाहिए। अब एनालिसिस टेबल तो एग्जामिनर बना के दे रहा है, तो एनालिसिस में टेबल को थोड़ी टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आ सकते हैं, थोड़े बहुत रीज़न भी देने पड़ेंगे यार, थोड़ी बहुत लैंग्वेज फ्रेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को ये बताना है कि हमारे इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो रूरल में कितने, अर्बन में कितने, भाई क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको बतानी है। तो सबसे पहले तो रूरल एरिया के जो वर्कर्स है, ठीक है, जो रूरल एरिया में जो लोग हैं, अमंग द रूरल वर्कर द स्टेट ऑफ फीमेल वर्कर इज मोर देन 1/3। भाई रूरल एरिया के अंदर जितने भी वर्कर्स है उसमें से 1/3 क्या है, हमारी विमेंस है, ठीक है। वेयर एज द शेयर इज अराउंड 1/5 इन द केस ऑफ अर्बन वर्कर्स। भाई अर्बन में एरिया में जितने भी वर्कर्स है वहाँ पे विमेन का केस है, तो अगर देखा जाए तो कितना है, ओनली 1/5, ओके। इन रूरल, अब देखो एक चीज ऑब्जर्व यहाँ पे क्या की, रूरल एरिया में लोग जो फीमेल्स है वो ज्यादा काम कर रही है, अर्बन एरिया के अंदर कम काम कर रही है। जरूरत ही नहीं है ना यार, अर्बन एरिया के अंदर जरूरत नहीं है, फीमेल का वर्क करना रूरल एरिया में जरूरत इसीलिए बन जाता है क्योंकि लिविंग अर्न करनी है ना, कहाँ से लाएगा बेचारा पैसा, तो यहाँ पे उनको काम करना जरूरी हो जाता है वहाँ पे, इसीलिए वो लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज अर्बन एरिया के अंदर कम है परसेंटेज क्योंकि जरूरत नहीं है काम करने की, ठीक है। अब वहाँ पे अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो क्या क्या काम करती है, भाई कुकिंग हो गया और हाउस होल्ड काम भी करते ही हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम पे ही जाएंगी, एग्रीकल्चर ही करेंगी, हाउस होल्ड वर्क भी करती है। लेकिन एक चीज़ और वहाँ पे समझना, जो विमेंस रूरल एरिया में ये जो 1/3 दे रखा है ना, ये भी बहुत कम दे रखा है, एक्चुअल में तो ज़्यादा ही है, वो काउंट ही नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली फार्म है, फैमिली फार्म में एक विमेन जाके काम कर रही है, ठीक है, अब वो विमेन जाके काम तो वहाँ पे कर रही है, समझ रहे हो ना, लेकिन वो काउंट ही नहीं होगा यार, फैमिली फार्म है, वो जो उसका जो मेन जो है हस्बैंड वो काम कर रहा है वो काउंट हो जाएगा, वो जो कैश अर्न कर रहा है वो काउंट हो जाएगा, वो फीमेल का वर्क तो काउंट ही नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे नॉन पेड वेजेस वाले काम भी हैं जो विमेंस करती हैं, लेकिन उनको वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता उस टाइम पे, क्योंकि वो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्निंग, पता ना, अर्निंग, लिविंग नहीं अर्न कर रही, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, इसीलिए उसको वर्कर की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता। क्लियर। आगे देखो लेबर फोर्स क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने वर्कर का मीनिंग देखा, ठीक है, हमने क्या देखा, वर्कर का मीनिंग देखा। अब एक चीज़ और समझो, वर्कर का मतलब तो वो जो काम कर रहा है, जो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए काम कर रहा है। अब ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो काम नहीं कर रहे लेकिन अवेलेबल है, काम करना चाहते हैं, दोज आर अवेलेबल बट दे आर नॉट वर्किंग। काम करना चाहते हैं, बोल रहे हैं हाँ भाई जितनी वेज रेट चल रही है हम उस पर काम करने के लिए रेडी हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है फिर भी, तो वो सारे लोग, ठीक है, लेबर फोर्स क्या बोलता है, वो सब लोगों को इंक्लूड कर दो जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अवेलेबल फॉर वर्क है। वो सारे लोग जो कि या तो एक्चुअल में काम कर रहे हैं या अवेलेबल फॉर वर्क है, वो सब लोग क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे। तो लेबर फोर्स का मतलब क्या हो गया, पर्सन वर्किंग एंड पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। भाई मैं अवेलेबल हूँ काम करने के लिए, आप मेरे से काम करवा लो, तो यहाँ पे उसको भी लेबर फोर्स में काउंट किया जाता है। ये वो लोग हैं इंडिया के अंदर जिनका हम यूज करके कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का ये वाला फॉर्मूला है, पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क।
ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करें, आपके माइंड में आएगा मैम ये सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाए, ये लेबर फोर्स जो आप बोल रही हो इसको कैलकुलेट कैसे की जाए, ठीक है। क्या करें कि हमारी लेबर फोर्स आ जाए। देखो तुम्हारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन उठाओ, ठीक है, तुम्हारी कंट्री की क्या करो, टोटल पॉपुलेशन उठाओ, ठीक है। उस पॉपुलेशन में से उन सब लोगों को माइनस कर दो जो या तो काम करना नहीं चाहते या काम कर नहीं सकते या अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हो। तुमको निकालनी है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अवेलेबल है, ठीक है। तो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन में से अगर उन लोगों की कैलकुलेशन करनी है जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो क्या करो, सबसे पहले तो वो लोग निकाल दो जो काम कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पीपल, हैंडीकैप पीपल, कर ही नहीं सकते तो उनको हटा दो, ठीक है। दूसरे जो काम करने की इच्छुक ही नहीं है, भाई पापा के पास बहुत पैसा है, हमको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो दोज हु आर नॉट विलिंग टू वर्क ना, उनको हटा दो यहाँ से, राइट। तीसरे वो लोग जो अवेलेबल ही नहीं है काम करने के लिए, दोज हु आर नॉट एट ऑल अवेलेबल फॉर वर्क, उनको भी हटा दो। तो टोटल पॉपुलेशन में से जब ये 3 लोगों को यहाँ से माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लेबर फोर्स आ जाएगा, समझ गए। तो टोटल पॉपुलेशन में से इन तीनों को निकाल दो तो अपने आप तुम्हारे पास लेबर फोर्स आ जाएगा, क्लियर। अब आगे देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। भाई सिंपल सा लॉजिक है, टोटल पॉपुलेशन में से जितनी भी लेबर फोर्स है वो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है, समझ रहे हो। टोटल पॉपुलेशन में से, जैसे मैं तुमसे अगर बोलूँ कि लेबर फोर्स जो है हमारी, मतलब जो काम करना चाहती है या कर रही है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी रेट आ जाएगी कि भाई कितने लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टोटल पॉपुलेशन 100 है, ठीक है, और सपोज यहाँ पे हमारा 60 जो लोग हैं वो लेबर फोर्स है, तो इंटू 100 कर दो तो ये 100 से 100 गया, हमारा 60% क्या है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, समझ गए ना। टोटल पॉपुलेशन सपोज 100 मान ली, लेबर फोर्स मान ली 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या किया हमने, 60% निकाल दिया, समझ आ गया सब लोगों को। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या फॉर्मूला हो गया, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, क्लियर। अब वर्कफोर्स निकालनी है। भाई वर्कफोर्स क्या होती है मैम, क्या डिफरेंस है भाई वर्कफोर्स के अंदर। तो देखो जो लोग, तुमने वर्कर्स का मीनिंग पढ़ा ना, वर्कर्स का मीनिंग पढ़ा ना कि जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं भाई उनको वर्कर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्कफोर्स उसी वर्कर्स की बात कर रहा है, जो वर्कफोर्स है वो उसी वर्कर की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है वर्कफोर्स, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वर्कफोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में प्रोडक्टिव, मतलब सारे वर्कर्स को मिला लो यार, तुम सारे वर्कर्स को मिला लो और सारे वर्कर्स को मिला के जब रेट निकलेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्कफोर्स, क्योंकि ये सारे वर्कर्स किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में क्या है, इंगेज्ड है। तो अगर ये सारे लोग किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंगेज्ड है तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ये हमारी वर्कर्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं तुमसे पूछूँ तो भाई मुझे तुम निकाल के बता दो अनएम्प्लॉयड पीपल कितने हैं, ठीक है। अगर तुम्हारी कंट्री के अंदर मैं तुमको बोलूँ कि भाई मुझे निकाल के बता दो कि अनएम्प्लॉयड पीपल कितने हैं, व्हाट आर दी नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। तुम्हारे पास लेबर फोर्स निकालने का तरीका है, तुम्हारे पास वर्क फोर्स निकालने का तरीका है, ठीक है। लेबर फोर्स मतलब वो सारे लोग जो कि यहाँ तो काम कर रहे हैं, ठीक है। लेबर फोर्स मतलब वो सारे लोग जो यहाँ तो काम कर रहे हैं, ठीक है, इधर वर्किंग और अवेलेबल फॉर वर्क या फिर विलिंग टू वर्क, ठीक है, अवेलेबल मान लो, राइट। तो ये तो तुम्हारे वो लोग हैं जिनको काम चाहिए और जो काम कर रहे हैं। इसमें से तुम वर्किंग वाले निकाल दो, मतलब ये वर्किंग वाले वर्कफोर्स होती है ना, ये वर्किंग वाली क्या होती है, वर्कफोर्स होती है। इसमें से तुम वर्कफोर्स निकाल दो तो अवेलेबल वाले जो लोग हैं, इसका मतलब इन लोगों के पास काम नहीं है, इन लोगों के पास अभी काम नहीं है। तो ये तुम्हारे कौन हो गए, अनएम्प्लॉयड, क्योंकि काम करना चाहते हैं पर इनके पास अभी काम नहीं है। तो अनएम्प्लॉयड पीपल क्या हो जाएंगे, जब हम लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर देंगे। लेबर फोर्स के अंदर हमारी दो चीज़ें हैं, या तो वर्किंग या विलिंग टू वर्क, इधर वर्किंग और विलिंग टू वर्क, ठीक है, विलिंग टू वर्क, ये हमारी क्या होगी, लेबर फोर्स होगी। वर्क फोर्स क्या हो जाएगी, वर्क फोर्स मतलब वर्किंग। तो भाई वर्किंग और विलिंग में से वर्किंग निकाल दो तो विलिंग टू वर्क है, भाई काम करना तो चाहते हैं, मिल नहीं रहा, क्या करे बेचारे। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे अनएम्प्लॉयड पीपल हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। ये हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे सारे अनएम्प्लॉयड लोग हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड पीपल हो जाएंगे। कितना इजीली कैलकुलेट हो गया, ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है इसके अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। भाई देखो अब कैसे पता लगाएं कि भाई कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट में कितने कितने लोग हैं, कहाँ से आए, कैसे आए, ये सारी चीज़ें भी पता लगाना ज़रूरी है। और कंट्री के अंदर इतना डेटा आ कहाँ से रहा है, कोई तो होगा जो कलेक्ट कर रहा है, कोई तो मेथड होगा ना जिसके थ्रू डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो कंट्री के अंदर इतना सारा डेटा आने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारी एसोसिएशंस है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क पॉपुलेशन रेशो एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है। वर्क पॉपुलेशन रेशो आपको यहाँ पे दे रखा है, जो वर्क फोर्स निकाली थी ना उसी के बेसिस पे है ये। ठीक है, उसी के बेसिस पर है। वर्क पॉपुलेशन रेशो आपको ये बताता है कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन चल रही है, ये कैसे निकलता है। आप टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे और 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका आ जाएगा वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो। मतलब एग्जैक्टली हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं, आगे आते हैं। इंडिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशो की कंडीशन क्या है, ये तो देख लिया कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है, वर्कर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, टोटल वर्कर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100। तो इंडिया में उसकी क्या कंडीशन है वो भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो इंडिया के अंदर भाई दो तरह के एरियाज़ हैं, एक है रूरल एरिया, एक है अर्बन एरिया। दो एरियाज़ है हमारे, एक है रूरल एरिया और दूसरा है हमारा अर्बन एरिया। ठीक है, रूरल एरिया में भी मेल फीमेल है, अर्बन एरिया में भी मेल फीमेल कैटेगराइज हमने कर दिया और ये हमारा टोटल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो कितने मेल्स कितने फीमेल। अच्छा, टोटल हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, सपोज वो यहाँ पे दे रखी है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है यहाँ मुझे। ठीक है, ये यहाँ पे एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा ये। ठीक है, देखो टोटल हमारी जो यहाँ पे रूरल एरिया की 39.9 है और अर्बन एरिया की 35.5 है टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है बच्चे लोग, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ 76.3 आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, चलो टाइपिंग एरर हो जाता है। 76.3 सपोज यहाँ पे आ रहा है। बेसिकली देखो ये हमारी वर्क फोर्स है, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से वर्क पॉपुलेशन रेशो टोटल इतना है। रूरल एरिया में मेन अगर देखें, रूरल एरिया में 39.9 है और अर्बन एरिया में 35.5 है। मेन इन रूरल एरिया 54.3, विमेन इन रूरल एरिया 24.8, मेन इन अर्बन एरिया 54.6, लर्न नहीं करवा रही हूँ मैं। ठीक है, विमेन इन रूरल अर्बन एरिया 14.7। भाई विमेन कम है यहाँ पे देख लो, विमेन रूरल में ज़्यादा अर्बन में कम, मेल्स तो देखो बराबर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ज़्यादा लोग कहाँ काम करें, रूरल एरिया में। ज़्यादा वर्कर पॉपुलेशन कहाँ है, रूरल एरिया में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है इसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देख रहे हैं तो रूरल एरिया में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में ज़्यादा है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर में ज़्यादा है। रूरल पीपल के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है तो यहाँ पे लोग सारे एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। वेरेज अगर अर्बन पीपल की बात करें तो उनके पास वेराइटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अर्बन एरिया के पास वेराइटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो अपने अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट जॉब चूज़ करते हैं, उसके बाद वहाँ पे एंटर होते हैं। समझ आया क्या इतना? ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, रूरल एरिया में लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं है। एजुकेशन लेवल की बात करी हूँ, रूरल एरिया में लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं है तो वो डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं। अर्बन एरिया में पहले लोग पढ़ेंगे उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा रेशो क्या है, कम। अगर एग्जाम में ये टेबल बन के आ जाती है और आपको बोला जाता है एनालाइज, जो कि पूरे चांसेस है यही होगा क्योंकि हम टेबल लर्न तो कर नहीं रहे, तो एनालिसिस में आप करोगे क्या, आप ये बताओगे हायर प्रपोर्शन ऑफ रूरल पीपल है, क्यों है, रीज़न बताना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखा जाए तो रूरल के पास इतनी नहीं होती है, जो लिमिटेड है उसी में वो लग जाते हैं। वेरएज अर्बन के अंदर बहुत सारी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं जॉब कि मुझे किस में जाना है, उसके बाद वो काम करते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन लेवल की अगर हम बात करें तो भाई एजुकेशन लेवल के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, स्कूल कॉलेजेस वगैरह पहले वहाँ जाते हैं अर्बन एरिया के लोग, फिर जॉब में एंटर करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रेशो कम है और यहाँ ज़्यादा है। मेल वर्कर्स हमको दोनों जगह ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू
विमेन वर्कर। और रूरल एरिया में फीमेल ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि रूरल एरिया में इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी पुअर होती है, ठीक है। इसके अंदर लिख के आओगे ये चीज़ कि रूरल एरिया में विमेन वर्कर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन है वो ऐसी है कि उनको काम करना पड़ता है, ठीक है, समझ आया। और दूसरी चीज़, मेल वर्कर्स इसीलिए ज़्यादा क्योंकि फीमेल को हम इतने ऑप्शन नहीं देते। देखो फीमेल को हम बाहर जाने नहीं देंगे, फीमेल को हम डिस्करेज करेंगे कि फीमेल्स तो जॉब इतना कर ही नहीं सकती है जैसे इंडिया की हालात है, तो इसीलिए यहाँ पे मेल वर्कर्स दोनों तरफ ज़्यादा ही है, रूरल में भी और अर्बन के अंदर भी। ओके तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ से हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि एम्प्लॉयमेंट में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब वो एक्टिविटी जिससे एक पर्सन उसका लिविंग अर्न कर सके, पैसा कमा सके अपने जीने के लिए जितना रिक्वायर्ड है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, वो एक्टिविटी जो एक पर्सन को इनेबल करती है कि वो अपना मीन्स ऑफ लिविंग क्या कर सके, बच्चा लोग अर्न कर सके। अब दो तरह के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दो तरह के एम्प्लॉयमेंट है, एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक है वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम खुद का कुछ काम करते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम खुद का कुछ काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब मैं अपने खुद के रिसोर्सेज यूज़ करूँगी, अपने खुद के रिसोर्सेज यूज़ करके जो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसको मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलूँगी। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है, मुझे खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मेरे को कहीं एम्प्लॉयमेंट मिला है, मैं जाऊँगी उस सेठ के पास, एक सेठ जी होंगे उनके पास जाओ, वहाँ पे जाके काम करो, सारे रिसोर्सेज उनके, मुझे तो मेरे वेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, मुझे मेरी सैलरी वेजेस मिल जाएंगे, उसको बोला जाता है वेज एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली खुद का अगर बिजनेस करते हो तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसा कहलाएगा, ठीक है। और अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो किसी भी कंपनी के अंदर या कहीं पे भी, तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो वो भी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आप स्मॉल वर्कर हो, कहीं जाके काम कर रहे हो तो वो क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट है। अब वेज एम्प्लॉयमेंट भी पता है इतना स्टेबल नहीं होता, उसमें भी फॉर्मल इनफॉर्मल और आएंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे ये देखो वेज एम्प्लॉयमेंट अगेन आपको दो टाइप का दे रखा है, एक है रेगुलर और एक है कैजुअल। रेगुलर मतलब चलो बिल्कुल प्रॉपर है, सैलरीड है, पूरे साल काम रहेगा, आराम से तुमको वेकेशन मतलब जो लीव मिलती है संडे की वो भी मिलेगी। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल सैलरी आएगी। कैजुअल का मतलब पूरे साल नहीं रहेगा काम, थोड़े टाइम के लिए आपको रख लिया जाएगा, फिर जब डिमांड कम हो गई तो आपको निकाल दिया जाएगा, फिर वापस जब डिमांड आएगी तो रख दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट भी यार हमेशा अच्छा नहीं होता। वेज एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है कैजुअल। और हम लोग रह रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, तुम इंडिया के अंदर रह रहे हो तो इंडिया के अंदर तो रेगुलर वर्कर तुमको कम ही देखने को मिलेंगे, कैजुअल ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, या फिर लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर दीज टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि किस टाइप के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ है, कहाँ कहाँ एंगेज्ड है। इससे क्या होगा ना, एक बार हमको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या सिचुएशन चल रही है। अगेन डेटा लर्न मत करना चाहो तो कर सकते हो आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एग्जामिनर को लगेगा यार क्या बात है, बच्चे को सारा डेटा लर्न है, तो वो हाँ थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए, थोड़े अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम डेटा लर्न कर सकते हो। अदरवाइज नहीं भी लर्न करोगे तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स तो फिर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, या फिर जिसको तुम जेंडर भी बोल सकते हो। तो जेंडर के बेसिस पे हमने यहाँ डिवाइड किया। भाई देखो मेल फीमेल में 3 कैटेगरीज बना दी। वैसे तो 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक वेज और एक सेल्फ। मैंने यहाँ पे पहले ही वेज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैंने क्या कर दिया, बुक में दे रखा है, ठीक है, बुक में दे रखा है, आपको डिवाइड करके दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको पहला क्या दे रखा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया रेगुलर सैलरीड। तीसरा मैंने यहाँ ले लिया कैजुअल। फिर अगेन यहाँ पे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर और कैजुअल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, सबसे पहले अगर हम मेल की बात करें, है ना, अगर हम मेल वर्कर की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे मेल वर्कर क्या कर रहा है, देखना पहली चीज़ सेल्फ एम्प्लॉयड मेल्स में सबसे ज़्यादा है, और मेल्स में ही नहीं फीमेल्स में भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही ज़्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड का परसेंटेज ज़्यादा ही है सब जगह। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को खुद का काम स्टार्ट करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू दूसरे के यहाँ पे जाके काम करना, जो कि वहाँ पे उनको एज़ कम्पेयर टू देयर क्वालिफिकेशन नहीं मिल रही है जॉब। इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, ठीक है बच्चा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 51% मेल है। रेगुलर सैलरीड में देखो कितने, सिर्फ 20%। कैजुअल में कितने हैं, सिर्फ
कैजुअल में 29%, मतलब रेगुलर में देखो स्ट्रेंथ कितनी कम है, रेगुलर में कितने कम लोग एम्प्लॉयड है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि रेगुलर जॉब्स है ही कहाँ, ठीक है। रेगुलरिटी अगर देखी जाए तो जॉब्स है ही कहाँ, लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग जॉब मिलती ही नहीं है प्रॉपर, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम है यहाँ पे, और इधर फिर भी ज़्यादा है कैजुअल के अंदर, ठीक है। अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में भी अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फीमेल्स तो रूरल एरिया की ज़्यादा काम कर रही है, वो तो एग्रीकल्चर ही कर रही होंगी ना, तो वहाँ पे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। रेगुलर अगर देखें तो इट इज़ ओनली 13%, और कैजुअल देखें तो यहाँ पे कैजुअल कितना है 31%। तो अगेन यहाँ पे कैजुअल का देखो रेशो ज़्यादा है फीमेल के केस में भी। रेगुलर वाले में जॉब है ही नहीं लोगों के लिए, ऐसे मान लो लोग करना ही नहीं चाहते, करना चाहते हो तो भी प्रॉपर जॉब मिलती ही नहीं है, उनको कैजुअल में ही जाना पड़ता है, इसीलिए लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, अगर अकॉर्डिंग टू एरिया देखें तो हमारे पास दो एरिया है, एक है अर्बन एरिया और दूसरा हमारे पास क्या है रूरल एरिया। एक है हमारे पास अर्बन एरिया और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे लोग रूरल एरिया। अब देखो अर्बन एरिया के अंदर हमारे पास क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड, कैजुअल वर्कर्स। अर्बन एरिया के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रेगुलर, क्योंकि देखो जॉब्स फिर भी अगर जॉब्स कंपेयर करें तो अर्बन एरिया में जॉब्स है, रूरल में तो बिल्कुल भी नहीं है। अर्बन एरिया में फिर भी जॉब्स है, इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, रूरल एरिया में तो वो भी नहीं है। तो अर्बन एरिया के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा रेगुलर सैलरीड है, क्योंकि वहाँ कंपनीज़ है, जॉब्स है, तो लोगों की वहाँ जॉब है, और कैजुअल में अगेन 50% आ जाते हैं, ठीक है। रूरल एरिया में देखो अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम रेशो लेके बैठा है 56%, क्योंकि वहाँ लोग बेसिकली एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं। उसके बाद कैजुअल देखो 35%, क्या करे बेचारा, कहाँ जाए, रेगुलर सैलरीड जॉब तो वहाँ पे है नहीं ना, रूरल एरिया में कौन सी कंपनीज है जो वहाँ पे तुम लोग जॉब करने जाओगे, तो रेगुलर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9% है, जो भी थोड़े बहुत बैंक्स वगैरह है, इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे मिल जाती है। अदरवाइज तो ये भी तुम मान के चलो कि रेगुलर सैलरीड है नहीं, वहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे ये 9% लोग एम्प्लॉयड है। अदरवाइज तो कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो वहाँ पे रेगुलर सैलरीड जॉब नहीं दे रही है किसी को भी, राइट। तो ये हमारे रूरल एरिया की कंडीशन है थोड़ी। अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, सेकेंड सेक्टर वाइज देखते हैं अब थोड़ा सा। अभी तक तो हमने एम्प्लॉयमेंट वाइज देख लिया कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट में कहाँ कहाँ कितने कितने लोग हैं। अब थोड़ा सा ना सेक्टर वाइज देखते हैं, ठीक है। सेक्टर वाइज यहाँ पे अर्बन और रूरल, अर्बन के अंदर 3 सेक्टर, रूरल के अंदर 3 सेक्टर, दोनों के अंदर 3-3 सेक्टर है। अर्बन एरिया के अंदर भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, रूरल एरिया के अंदर भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर अब तुम खुद ही जानते हो यार कहाँ होगा, अर्बन एरिया में प्राइमरी सेक्टर इतना थोड़ी है, तो अर्बन एरिया में इट इज़ 6.4%, और इसका 10 टाइम्स है रूरल एरिया में। 64% लोग कहाँ है प्राइमरी सेक्टर में। मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है, लैंड ही नहीं है अर्बन में तो एग्रीकल्चर का इतना, तो इसीलिए 10 टाइम्स है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे है 35% और यहाँ पे है 20.4%। अब बोलोगे मैम वहाँ पे तो इंडस्ट्री है नहीं, तो यार कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये तो सारी रूरल एरिया में है ना, तो ये 20.4% वहाँ पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यहाँ पे कितना है 58.3 और यहाँ पे 15.3, रूरल में इतना नहीं है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो रैंकिंग देख लो भाई, प्राइमरी ज़्यादा क्यों है, इंडस्ट्री ज़्यादा क्यों है, एनालिसिस करने को आ सकता है। टेबल तो एग्जामिनर देगा, ठीक है, टेबल तो एग्जामिनर देगा और बोलेगा कि एनालिसिस करके बताओ, तो भाई एनालिसिस के अंदर पॉइंट्स तो लिख के आने पड़ेंगे ना, पॉइंट्स तो लिख के आओगे ना कि कहाँ जा रहे लोग, क्यों जा रहे, कितने जा रहे, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, ये सारी चीज़ें एनालिसिस में हम लोगों को लिख के आनी पड़ती है पॉइंट्स में। अच्छा एनालिसिस में ऐसे मत लिख के आ जाना प्लीज़, ठीक है। एनालाइज करने के लिए बोला जाए तो प्लीज़ ऐसे नहीं लिख के आने, आपको पॉइंट्स में ही लिख के आना है आंसर भी, ठीक है ना। और ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल भाई टेबल के अंदर जो डेटा है उसको हम पैराग्राफ में लिख के आ रहे हैं, नो ऐसा नहीं। एनालिसिस थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ यार, इसके अंदर तो कुछ भी लिख सकते हो, प्राइमरी अर्बन में कम क्यों है, रूरल में ज़्यादा क्यों है, ये नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो ना। तो बस वही तो लिख के आना है। एनालाइज का मतलब क्या होता है, वही तो कि आप क्या समझते हो, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये बता के आ जाओ ऐसा क्यों हो रहा है, बस, ठीक है। आराम के फ्री के मार्क्स है, सब चीज़ें तो दे रखी होती है क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज फ्रेम करके लिख के आ जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेक्टर, अब मेल फीमेल। पहले अकॉर्डिंग टू हमने क्या देखा, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब हम अकॉर्डिंग टू सेक्टर देख रहे हैं, मेल फीमेल, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अकॉर्डिंग। देखो मेल्स की अगर बात करें तो प्राइमरी के अंदर मेल्स कम है, ठीक है, 43.6 है, और फीमेल्स देखो प्राइमरी में ज़्यादा है, क्योंकि देखो अगेन फीमेल रूरल एरिया में ज़्यादा काम करती है, तो रूरल एरिया की फीमेल कहाँ काम करती है ज़्यादा,
ऑब्वियसली बात है प्राइमरी सेक्टर में, इसीलिए प्राइमरी का रेशो ज़्यादा है। मेल्स सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं 25.9 और टर्शरी सेक्टर में कितने हैं 30.8%। सेकेंडरी में फीमेल्स 20% और टर्शरी में कितनी है 17.5%। समझ आ गया सब लोगों को? ये तुम्हारा डेटा है, थोड़ा बहुत एनालिसिस करके लिख के आना है। आगे देखो, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या था, मेजर सोर्स था, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है बच्चा लोग, मेजर सोर्स है। कैजुअल वर्कर्स सेकंड नंबर पे आ रहा था और रेगुलर सैलरी लास्ट में आ रहा था, बिल्कुल ठीक है। हमने यही ऑब्जर्व किया ना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कैजुअल वर्कर्स सेकेंड नंबर पे और रेगुलर सैलरी हमारा आ रहा था थर्ड नंबर पे, मतलब रेगुलर सैलरी में लोग कम एम्प्लॉयड थे, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर वाइज तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं तो हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्री और सर्विस पे भी। तो जो रूरल एरिया है वहाँ से लोग थोड़े से शिफ्ट हुए हैं अर्बन में। जो पहले जो क्राइटेरिया था कि एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा ओवर क्राउडेड था, वो धीरे धीरे अब ना कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इंडस्ट्री और सर्विस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बेसिकली एक तुमको टॉपिक दे रखा है तुम्हारी बुक में, देयर आर 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिविजन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क में आ जाता है कि कितने इंडस्ट्रियल डिविजन है। तो देखो इंडस्ट्रियल डिवीजन, एग्रीकल्चर को भी इन्होंने इंडस्ट्रियल डिवीजन में ही डाल दिया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये दे रखा है ना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कौन कौन सी है देखो, ये है हमारी एग्रीकल्चर सबसे पहले, ठीक है। एग्रीकल्चर, फिर माइनिंग एंड क्वेरीइंग, ठीक है, ये 2 चीजें आ गई। ये दोनों चीजें तुम्हारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर चली जाती है, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन। ये जो चीज़ें हैं हम लोगों की, ठीक है, ये जो यहाँ तक 5th नंबर तक है, ये हमारी चली जाती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ये हमारा फर्स्ट था प्राइमरी सेक्टर, ये चली जा रही है सेकेंडरी सेक्टर में। फिर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड ये जो सर्विसेज है, ये हमारा थर्ड सेक्टर चला जाता है टर्शरी सेक्टर। तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इनको वैसे तो इंडस्ट्रियल डिवीजन बोला है, लेकिन बेसिकली ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। और उन 8 में से एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरीइंग तो प्राइमरी में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई सेकेंडरी में आ गया, कंस्ट्रक्शन भी सेकेंडरी में आ गया, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज जो बाकी की जितनी भी बच गई वो सारी आपकी आ गई टर्शरी सेक्टर के अंदर। समझ आ गया क्या? तो ये हमारा था। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने पूरा आपको बता दिया कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का जो परसेंटेज है ना टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो है 48.9%, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी का जो परसेंटेज है ना, इट इज़ 24.3%, टोटल बता रही हूँ, टोटल पूरी इकोनॉमी का, ठीक है। और जो टर्शरी का सेक्टर है वो है 26.8%। एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है यहाँ पे कि कितने लोग कहाँ कहाँ एम्प्लॉयड है। तो भाई अभी भी प्राइमरी सेक्टर तो मेजर पे ही चल रहा है, प्राइमरी सेक्टर अभी भी क्या चल रहा है, ऑल्दो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 75% था, अभी 48 पे आ चुका है, ठीक है, 48 पे आ चुका है, स्टिल इट इज़ हाईएस्ट, अभी भी हाईएस्ट है, हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो ये एक टर्म आई है बहुत ही अच्छी, है ना, क्या है भाई, टर्म का नाम क्या है, जॉबलेस ग्रोथ। अब तुमको पढ़ने में बड़ी अजीब लग रही होगी कि भाई ये जॉबलेस ग्रोथ किस बला का नाम है। तो देखो समझो, टर्म में ही मीनिंग छुपा है, इस टर्म में ही मीनिंग छुपा है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, प्रोडक्शन इंक्रीज होना, इकोनॉमी की ग्रोथ होना। इकोनॉमी ग्रोथ तो कर रही है ना, इकोनॉमी जिस स्पीड से ग्रो करनी चाहिए उस स्पीड से बराबर ग्रो कर रही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ समझना, उस ग्रोथ में जॉबलेसनेस है, मतलब जॉब्स इतनी इंक्रीज नहीं हो रही है जितनी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ तो हम बराबर कर रहे हैं लेकिन जॉब्स तो हमारी कंट्री में इंक्रीज हो ही नहीं रही है। तो हमारी जो ग्रोथ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जॉबलेस ग्रोथ बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम गुड्स तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन हम जॉब्स नहीं इंक्रीज कर रहे, बिना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए हम हमारी ग्रोथ कर रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा। प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या, जॉबलेस ग्रोथ। समझ आया क्या, कि मतलब यार प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तुम लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज ही नहीं हुआ। तो इसी सिचुएशन को ही तो जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। भाई ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉबलेस है, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। भाई देखो
तुमको मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट के हमारे पास बेसिकली दो हैं, वेज और सेल्फ। वेज में से भी अगर हम बात करें तो वेज के अंदर भी क्या है, हमारे पास दो चीज़ें थी, एक था कैजुअल और एक था क्या, रेगुलर। ठीक है, अब देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या बेटर है, ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम खुद सोचो, एक था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक था वेज एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या बेटर है, हमारी इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ। तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मैं जहाँ तक समझ रही हूँ तो तुम्हारे अकॉर्डिंग यही बोलोगे ना मैम, रेगुलर में ज़्यादा जाना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा लोग चले जाएं, ठीक है, लेकिन कैजुअल में कम होने चाहिए, क्योंकि कैजुअल ना बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन और अनस्टेबल सा है, तो यार कैजुअल में कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में हो क्या रहा है पता है, हमारी कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर से लोग निकल के कैजुअल में जाते जा रहे हैं, और इसी सिचुएशन को कैजुअलाइजेशन, तुम्हारी बुक में डेटा दे रखा है जो ये प्रूव कर रहा है, ठीक है, तुम्हारी बुक में डेटा दे रखा है जो ये प्रूव कर रहा है कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर की जो संख्या है ना, जनसंख्या, वो कम होकर कैजुअल में बढ़ गई है। तो ये तो गलत है ना यार, कैजुअलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे मतलब वर्कर स्टेबल नहीं है, वर्कर को वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि भाई यहाँ पे जो कैजुअलाइजेशन है ये हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी कैजुअलाइजेशन हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। समझ गए ना बच्चे लोग? तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कैजुअलाइजेशन। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इनफॉर्मलाइजेशन। भाई देखो दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम ये क्या तरीके हैं, भाई कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन है टर्म्स बुक में तो हमको पढ़नी पड़ेगी, और बहुत अच्छी टर्म्स है, समझ आ रही है इजीली, ठीक है। देखो दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। भाई फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, वो सेक्टर जहाँ पे जो जॉब्स हैं वो थोड़ी सिक्योर होती है, थोड़ा अच्छी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब वो सेक्टर जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, भाई फॉर्मल से लोग निकल के इनफॉर्मल में ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं। हमारी कंट्री के अंदर जो वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल वाली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बहुत अच्छा, फॉर्मल का एक और डेफिनेशन है, कोई भी ऐसी कंपनी जो 10 से ज़्यादा वर्कर्स अपॉइंट कर रही है वो फॉर्मल सेक्टर में आएगी, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर इनफॉर्मल अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। हम मान लो तुम इनफॉर्मल में 69% पॉपुलेशन इंगेज्ड है हमारी कंट्री की, तो बहुत ही ज़्यादा ये तो गलत ही दिख रहा है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो फॉर्मल सेक्टर होता है वो सारी पब्लिक एंटरप्राइजेज या फिर वो सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। वो सारी पब्लिक एंटरप्राइजेज जो 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है उसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो होते हैं, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोला जाता है। उनको सोशल सिक्योरिटीज़ मतलब रिटायरमेंट, पेंशन, ये सारी चीज़ें मिलती है। उनकी ट्रेड यूनियंस भी होती है जो उनके इंटरेस्ट के लिए बात करती है, कोई दिक्कत होती है तो उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है पता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड वर्क टू जस्ट 7% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स। मतलब फॉर्मल सेक्टर सिर्फ और सिर्फ 7% लोगों को काम दे रहा है। कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमको फॉर्मल सेक्टर की, एंड वी आर गेटिंग ओनली 7%, एंड दैट टू उसमें गवर्नमेंट की ज़्यादा ही है, ठीक है। आगे देखो इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, उसके अंदर क्या है वो देख लो। इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज प्राइवेट सेक्टर विच लेस देन, ठीक है, विच हायर लेस देन 10 वर्कर्स, ठीक है, लेस देन 10 वर्कर्स को हायर करती है तो उसको इनफॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। द वर्कर हु वर्क इन दिस आर नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोलते हैं उन लोगों को। बेसिकली जो यार कैजुअल वर्कर्स होते हैं, नॉन फार्म वर्कर्स होते हैं, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इंडिया के अंदर 90% एम्प्लॉयमेंट कहाँ है भाई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 90% है, वहाँ पे देखो सिर्फ 7% है। कोई मतलब कितना कम है ये परसेंटेज वो देखो, ठीक है। अनएम्प्लॉयड भी है, तुम सोच रहे हो कि बाकी के परसेंटेज कहाँ गए, तो अनएम्प्लॉयड भी है, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे डेटा दे रखा है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ये मिलियंस में लोग दे रखे हैं आपको, ठीक है। मेल 24 मिलियन, फीमेल्स 6 मिलियन। यहाँ देखो भाई मेल 306 मिलियन, फीमेल 137, रेशो देख लो तुम यहाँ पे, मतलब ये देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, इधर 30 और इधर 443, देख लो तुम 10%, मतलब ये 7% और वो देखो 90% है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है वो दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई फॉर्मल सेक्टर तो क्रिएट नहीं हो पा रहा, कोशिश कर ली फॉर्मल सेक्टर क्रिएट करने की, नहीं कर पाए फॉर्मल सेक्टर क्रिएट, तो क्या करें,
बैठे रह जाएं क्या? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं अब दूसरे तरीके से। क्या कोशिश कर रहे हैं दूसरे तरीके से? हमने सोचा अगर फॉर्मल सेक्टर नहीं क्रिएट हो पा रहा तो क्यों ना इनफॉर्मल सेक्टर पे ध्यान दे दिया जाए, क्यों ना उन्हीं को सुधार लिया जाए, क्यों ना उन्हीं में ही मॉडर्नाइजेशन ले आया जाए, थोड़े सोशल सिक्योरिटी की प्रोविजंस उन पे भी लगा देते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। हम फॉर्मल सेक्टर को क्रिएट नहीं कर पाए, हमारा फेलियर हो गया यहाँ पे सपोज, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अब फोकस कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन पे। किसका मॉडर्नाइजेशन? इनफॉर्मल सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ताकि हम उनको सोशल सिक्योरिटी उनके अंदर क्रिएट कर पाएँ। चलो फॉर्मल ना सही, इनफॉर्मल ही सुधर जाए, ठीक है, फॉर्मल ना क्रिएट हो पाए तो इनफॉर्मल ही सुधर जाए, ये हम लोग कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चा देखो, अभी तक हमने क्या देखा? एम्प्लॉयमेंट देख लिया। अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया? अभी तक हमने एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मेजर इशू है, जो कि मेजर इशू है ना। तो यहाँ पे देखो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग काम करना तो चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग काम करना तो चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, पर बेचारे लोगों को वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, ठीक है। ऐसे लोग जो काम करना ही नहीं चाहते या जो केपेबल नहीं है, विलिंग नहीं है, वो हमारे लिए कहीं काउंट नहीं होंगे, ना एम्प्लॉयमेंट में ना अनएम्प्लॉयमेंट में, हम उनको कहीं भी काउंट नहीं करने वाले, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को काउंट करता है जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। दैट इज़ व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। ओके, अब इंडिया की अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं भाई जो कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड है बहुत लंबे समय से, ऑल्दो वो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, ठीक है। अब देखो, काम नहीं मिल रहा तो बेचारों को जैसा काम मिल रहा है, जो काम मिल रहा है, डेंजरस जॉब भी मिल रही है, अनहेल्दी सराउंडिंग्स भी है, अनक्लीन भी है, तो भी करना पड़ रहा है। ऑप्शन नहीं है बेचारे, करे तो करे क्या? ऑप्शन नहीं है ना यार, करे तो करे क्या? अब कभी इमेजिन करना, कभी सोचना, इंडिया के अंदर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा है ये आता कहाँ से है, ठीक है, कहाँ से रिलेटेड ये डेटा सारा कहाँ से आता है? तो देखो, एक है तुम्हारे पास रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। पहली हमारे पास क्या है? रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। बेसिकली जो सेंसस ऑफ इंडिया है ना, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड तुमको चीज़ें बताती है भाई, कितने मेल, कितने फीमेल, कितने रूरल एरिया में है, कितने अर्बन एरिया में। टोटल जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है वो आपको कौन देता है? वो आपको सेंसस ऑफ इंडिया देता है। फिर आपके पास दूसरा है आपको क्या? सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ये बताता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड है और कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, कितने लोग एम्प्लॉयड है और कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। ये डेटा आपको कौन देता है? एनुअली, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन से रिलेटेड, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, प्यार से बोलते हो ना तुम इसको, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये आया नेक्स्ट हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, DGET। क्या है इसका प्यार से नाम? DGET, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ये किससे रिलेटेड डेटा देता है भाई? कितने लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में हैं, कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट में है। ये जो डिटेल्स आती है ना अंदर की, इतनी सारी जो तुमको बुक में दे रखी है, वो सारी डिटेल आपको कौन देता है बच्चे लोग? वो सारी डिटेल आपको DGET देता है। समझ गए क्या? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया, सेंसस ऑफ इंडिया, और DGET तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, कि डेटा कहाँ से आता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाए। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं भाई। पहला टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है सीजनल, दूसरा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा डिस्गाइज्ड, और तीसरा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा क्या? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा क्या है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। पहली चीज़, अब देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई बंदा साल के कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयड रहता है, बाकी अनएम्प्लॉयड रहता है, उसको बोलते हैं हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर पे मेनली जो काम कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर पे काम करने वाले जो लोग हैं बेसिकली, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर तो पूरे साल नहीं होगा ना, वो क्रॉप सीजन होता है, उसी अकॉर्डिंग काम होता है ना। समझ आया या नहीं? बता दो फटाफट से। फिर दूसरा तुम्हारे पास क्या है? दूसरा तुम्हारे पास है डिस्गाइज्ड।
नाउ व्हाट इज दिस गाइज, एक एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, उस पर 3 लोगों की ज़रूरत है, 3 पीपल आर रिक्वायर्ड टू इरीगेट इट फुल्ली, और उसमें से प्रोडक्शन निकालना 3 लोग इनफ है। लेकिन इस पर फिर भी कितने लोग काम कर रहे हैं, 7 पीपल आर वर्किंग, ठीक है, फैमिली है पूरी मिलके काम कर रही है। भाई 7 पीपल आर वर्किंग, 4 पीपल आर लुकिंग एज, मतलब कैसे दिख रहे हैं, दे आर, वी अज्यूम दैट दीज पीपल आर एम्प्लॉयड, एक्स्ट्रा 4 पीपल, बट एक्चुअली दे आर नॉट, ठीक है, वो कोई एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी में एडिशन नहीं कर रहे ना, वो लोग दिख रहे हैं कि एम्प्लॉयड है पर एक्चुअली वो एम्प्लॉयड नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, भाई ये बहुत सही है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, काम करना चाहते हैं, है ही नहीं काम, लेकिन द पर्सन आर विलिंग एंड एबल बट है ही नहीं, फेल टू गेट दी वर्क, दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू गेट दी वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग दी वर्क, वो है पूरे टाइप, पूरे जिसको शुद्ध बोलते हैं ना, बिल्कुल प्योर अनएम्प्लॉयड होते हैं ना, उनको ओपन अनएम्प्लॉयड बोला जाता है, कि भाई काम करना चाहते हैं, मिल ही नहीं रहा, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं, ठीक है, ये आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो क्या है, इंडिया के अंदर क्या क्या कॉजेज है, इंडिया की बात करें हम तो इंडियन इकोनॉमी बुक का नाम है, इंडिया की बात करेंगे तो क्या क्या कॉजेज हैं। पहला, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई हमारी कंट्री की ग्रोथ इतनी नहीं है कि जितने लोग अनएम्प्लॉयड है उनको काम मिल जाए, तो बेसिकली पहला रीज़न तो यही हो गया कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट है वो बहुत कम है। दूसरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भाई जॉब बढ़ भी जाए, ठीक है, अगर जॉब पोस्ट 100 से 200 भी हो जाए तो भाई हम पॉपुलेशन तो देखो 100 से 500 कर रहे हैं यहाँ पे, तो यार इतना जब पॉपुलेशन का बर्डन इंक्रीज हो जाएगा तो अच्छा खासा यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट ही दिखेगा ना हमको। दूसरी चीज़, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरी यहाँ पे क्या पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, भाई ऐसी चीज़, मतलब ऐसा प्रोफेशन या ऐसा सेक्टर जिसमें मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, वी डोंट हैव इरिगेशन फैसिलिटी, फार्मर्स डोंट हैव क्रेडिट फैसिलिटी, स्टिल एग्रीकल्चर क्या है, अंडर डेवलप्ड है पूरी तरह से, ठीक है, अभी तक भी लैंड वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं मिले हैं, उनके पास कोई तरीके नहीं है उस लैंड को इरिगेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज फोर्थ पॉइंट, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, भाई हमारा जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना दैट इज़ फुल ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, हम बच्चों को खूब थियोरेटिकल नॉलेज भर भर के दे रहे हैं, भर भर के, मतलब पूरी पूरी बुक रटवा रहे हैं बेचारे बच्चों से, लेकिन हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कब देंगे, ठीक है। मैं अगर कॉमर्स के बच्चे को बोलूँ कि भाई तूने 12th 11th 12th पूरा बीकॉम तूने चल एक पढ़ लिया, अकाउंट्स चल अब कुछ बना के दिखा, कंपनी का अकाउंट्स बना के दिखा, वो नहीं बना पाएगा। क्यों, तूने 5 साल पढ़ा है, 11th 12th बीकॉम के 3 साल, तुमने 5 साल अकाउंट्स पढ़ी, तुम कंपनी का अकाउंट्स नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। सारा तो थियोरेटिकल नॉलेज दिया, हमको प्रैक्टिकल तो पता ही नहीं है कुछ, राइट। तो ये हमारे इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में डिफेक्ट्स है, जो अब धीरे धीरे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसमें हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, भाई इंडस्ट्रियल जितनी ग्रोथ होनी चाहिए ना उतनी नहीं है। एग्रीकल्चर ओवरबर्डन्ड है क्योंकि दूसरी कोई जॉब नहीं है, थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा तो एग्रीकल्चर से भी लोग क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे पास मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ कैसे करेंगे, हमारे पास तो कैपिटल ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास इंडिया में कैपिटल की बहुत कमी है, तो पैसा लगाएंगे नहीं तो ग्रोथ कैसे करेंगे, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, भाई जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम हो गई। पहले तो क्या होता था, थोड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट थोड़ा डिवाइड हो जाता था तो लोग कमा लेते थे रूरल एरिया वगैरह के, लेकिन अब क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री धीरे धीरे ना फेज आउट ही होने लग गई, गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स देना भी बंद कर दिया, बेचारी कॉम्पिटिशन के तले भी थोड़ी दब गई, डिमांड है नहीं इतनी, जो ट्रेडिशनल गुड्स है उनकी डिमांड नहीं है इतनी, तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। नेक्स्ट वी हैव फॉल्टी प्लानिंग, हमारी जो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है ना, चाहे तुम माइग्रेशन से रिलेटेड ले लो, चाहे तुम रूरल और अर्बन पॉपुलेशन से रिलेटेड ले लो, हम यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं यार, जहाँ कहाँ तो हमारी वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है वो कहाँ तक पहुँच गई और हम अभी तक लेबर इंटेंसिव पे बैठे हैं। हम डेयरीज, फिशरीज, पोल्ट्री इनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं जबकि इसमें अच्छा खासा पैसा है। तो हमारी गवर्नमेंट की फॉल्टी प्लानिंग की वजह से, या ये कह लो कि इंडिया के लोग भी इतनी अच्छी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, ठीक है।
हम एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम कुछ लीगल प्रोविजंस ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम प्रॉपर्ली क्यों नहीं लॉन्च करती, जब इतने सारे लोग यहाँ पे विलिंग है, एबल है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, तो क्यों गवर्नमेंट उनको प्रोडक्टिव कैपेसिटी में नहीं यूज़ कर रही है, ठीक है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट शुड यूटिलाइज दोज पर्सन, बट यहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है लो कैपिटल फॉर्मेशन। भाई हमारा जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो हमारी ग्रोथ की वजह से फिर पीछे चला जाता है। ग्रोथ हम कर ही नहीं रहे ना इंडस्ट्रियल में, ना एग्रीकल्चर में, ना जॉब क्रिएशन हो नहीं रहा, ठीक है। कैपेबिलिटीज खूब है लेकिन हमारे पास उसको यूटिलाइज करने के साधन नहीं है। तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो यूटिलाइज कैसे होगा? कैपिटल फॉर्मेशन इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट ही इतना नहीं करें तो हम कैसे उम्मीद करें कि जॉब क्रिएशन हो जाए? सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेजर इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब आते हैं हम रेमिडियल मेजर्स पे, ठीक है। अब थोड़े से रेमिडियल मेजर्स भी देख लेते हैं। रेमिडियल मेजर्स बेसिकली क्या क्या है देखो। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। फॉर एग्जांपल वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट रन करती है ना, जहाँ पे अनस्किल्ड लोगों को काम दिया जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। भाई जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लोग, जो क्योंकि हमने देखा ही ना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग ज़्यादा इंगेज्ड है, तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सो दैट उन लोगों को अच्छी तरह से क्या मिल सके, जॉब मिल सके। बहुत उनको फैसिलिटीज़ दे रही है, इनपुट सप्लाई कर रही है, कंसेशंस दे रही है कि चलो खुद का खोलो, खुद का कुछ इंडस्ट्री वगैरह खोलोगे तो लोगों में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाए जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैन पावर प्लानिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है, थोड़ी सुधार रही है, देख रही है कि कौन से सेक्टर में क्या कहाँ रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा एजुकेशन लेवल देख के जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। 5 रेमेडियल मेजर्स हमने पढ़ लिए। ये थोड़े और पॉइंट्स है, 5 मोर पॉइंट्स है, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट द क्वेश्चन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर लिखने में पॉइंट्स 10 लर्न करोगे तो 6 तो याद आ ही जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास जो ये पॉइंट है, 6th पॉइंट है एक्सिलरेटिंग ग्रोथ रेट। भाई देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे ना जीडीपी को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो ग्रोथ इंक्रीज होगी, ग्रोथ से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। नेक्स्ट हम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट ट्राई कर रही है और करना भी चाहिए। रेमिडियल मेजर्स ये चीज़ें हमको करनी चाहिए जिससे हम क्या कर सके, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके और अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करिए, थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लोगों को क्या करिए, जागरूक करिए कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। तो वो भी एफर्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, देखो देर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर। 48 पॉइंट समथिंग भाई पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट तो वहीं कम हो जाएगा फिर, ठीक है। एनकरेजमेंट टू स्मॉल एंटरप्राइजेस, भाई गवर्नमेंट को थोड़ा सा आगे आना चाहिए और क्या करना चाहिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एनकरेज करना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस अगर करेंगी ना, थोड़ा सा एनकरेज किया जाए तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर के लोग शिफ्ट हो जाए स्मॉल एंटरप्राइजेस में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इनसे भी हमारी कंट्री में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है, ठीक है। सो दीज वर दी रेमिडियल मेजर्स। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट देती है और गवर्नमेंट इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है। तुमने सुना होगा गवर्नमेंट की बहुत सारी एंटरप्राइजेज होती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है, तो वो गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है जो तुम सुनते हो, तो डायरेक्टली तो वैसे क्रिएट कर रही है कि डायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है, बहुत सारे होटल्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत सारी चीज़ें रन कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके थ्रू डायरेक्टली क्या कर रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या बच्चा, एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट क्या अपनी एंटरप्राइजेज में जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्राइवेट से खरीदती है, इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। समझ रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल मेरी कोई गवर्नमेंट कंपनी है, मैं क्या करूंगी, रॉ मटेरियल का काम किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को दे दूंगी, या मुझे फार्मर को सब्सिडीज देनी है, फार्मर को जैसे सीड्स वगैरह देने हैं तो मैं सीड्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से खरीद लूंगी, तो मैं डायरेक्टली तो हेल्प कर ही रही हूँ एज अ गवर्नमेंट, लेकिन मैं इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हूँ। गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को मौका देती है, उनसे खरीदती है, जिससे वहां पे
थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है. ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स भी, तुमने पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम पढ़े हैं ना, वही वाले हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है. देखो यहाँ पे MG नरेगा पढ़ के आए थे ना, उसी को यहाँ पे नरेगा लिखा है, ऐसा कुछ नया नहीं है, वही वाले हैं. गवर्नमेंट ने बहुत सारी, ये सारी वही चीज़ें हैं, हम पढ़ के आए हैं पॉवर्टी वाले चैप्टर में. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो गया, ये तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो. ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स तो ऑलरेडी ये वाले पढ़ के आए हो. ठीक है, समझ आ गया सब लोगों को. अब आगे देखो कंक्लूजन क्या है. पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा, पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि हमने सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा ग्रोथ दिखने को मिल रही है कि भाई सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन से इमर्ज हो रही हैं जॉब्स. दूसरा हमने देखा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, थोड़ी हमने क्या की है, हाई टेक्नोलॉजी, हाईटेक मतलब टेक्नोलॉजी न्यू अडॉप्ट की है, जिससे हमारे जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है या फिर इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज है, ये थोड़ा सा MNCs की तरफ मूव कर रहे हैं और MNCs के साथ काम कर रहे हैं. हमारी कंट्री के अंदर आउटसोर्सिंग बढ़ गया. आउटसोर्सिंग मतलब बाहर के लोगों को इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन लगता है फॉर द पर्पज ऑफ आउटसोर्सिंग. तो वो लोग अपने बहुत सारे काम क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करवाते हैं इंडिया से. वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हमारे यहाँ पे कोविड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा चल गया है. ठीक है, अब मेथड चेंज होने लगे हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी चेंज होने लगी. बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करके भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं. इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमने ये देखा कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है लेकिन सोशल सिक्योरिटी इतनी नहीं है, लिमिटेड है. उसको सुधारने की ज़रूर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है. ठीक है, GDP तो ग्रोथ कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बिना, वो जो हमने पढ़ा था ना जॉबलेस ग्रोथ, वो हमने यहाँ पे देखा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी विच चैप्टर, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका तुम्हारी बुक में एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज के नाम से चैप्टर दे रखा है. सो दिस वी हैव कंप्लीटेड जस्ट नाउ. आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा. प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में अपने कॉमेंट ज़रूर डालना. सो टू अनलॉक द फ्री कंटेंट यू कैन यूज़ दिस कोड DEEPI. जो भी फ्री कंटेंट है अनअकैडमी पे आप लोगों को मिल जाएगा. जस्ट यू हैव टू यूज़ दिस कोड DEEPI. एवरीथिंग इज नॉट चार्जेबल. देयर आर मेनी फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी. अगर आपको क्विज भी ज्वाइन करना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. सिर्फ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके टेस्ट वाले लेबल में जाके ज्वाइन क्विज में आपको कोड एंटर करना है, दैट यू कैन डू सो. दिस इज माई रेफरल कोड DEEPI. आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से. So this is your educator signing off for today. Have a nice day all of you. Bye and let's crack it.